भट्टी बन गए 100 शहर और 95 हिंदुस्तान के। तस्वीर में आपको दिखाऊं, लगातार गर्मी बढ़ रही है। लोग परेशान हैं कि आखिर गर्मी कम कब होगी, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस वक्त अगर आपके शहर में गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाले शहरों में से एक में रह रहे हैं। हाय रे गर्मी, तूने तो जान निकाल दी। सूरज ने ऐसी आग लगाई मानो धरती को भट्टी बना डाला। जहां इंसान तो इंसान, जानवर भी जल रहे हैं। सूर्य देवता भी हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। तभी तो दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म 100 शहरों में से 95 तो अकेले हिंदुस्तान के हैं। मतलब पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, गर्मी कहीं पीछा नहीं छोड़ रही। अप्रैल में ही लू ने लंका लगा दी है, मई में तो जैसे मार ही डालेगी। अगर आपको भी ज्यादा गर्मी लग रही है तो अब जो मैं आपको आंकड़े दिखाने जा रहा हूं, आप भी ताज्जुब करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा दुनिया के जो गर्म शहर हैं वो भारत के हैं। ये दुनिया का नक्शा आ गया है और दुनिया के नक्शे में देखिए, भारत में दुनिया के अगर 100 शहरों को उठाएंगे सबसे गर्म, तो 95 गर्म शहर भारत के उन 100 में से। टॉप 100 में 95। सबसे ज्यादा गर्म देखिए कौन सा है, महाराष्ट्र का अकोला, 45.1 डिग्री तापमान है यहां। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का झांसी, यहां भी लगभग 44.8 डिग्री है तापमान। महाराष्ट्र का वर्धा तीसरे नंबर पर है, 44.2 डिग्री तापमान है यहां। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में 43.9 और आदिलाबाद तेलंगाना में 43.5 डिग्री तापमान है। यूपी के उरई में 43.2 डिग्री है। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में 43% तापमान है। राजस्थान के चुरू में 42.9 डिग्री है और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 42.8 डिग्री। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 42.7 डिग्री तापमान है। यह बताने का मकसद यह है कि यह जब लिस्ट सामने आई तो हमारे लिए भी ताज्जुब था कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 भारत के। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। बहुत तपेड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है। पखो है, कूलर है, जैसे तैसे दिन निकालता है। वो बुआ खीपड़ा आता है, उनकी झोपड़ी बना के ठंडी रखते हैं, उन हिसाब से रहते हैं बेचारा। पानी का टिप्पा वगैरह छेटे। गर्मी के त्योहार सुबह से सूर्य देव ने अपने देखे तेवर दिखाने शुरू कर दी है। लगभग यहाँ का तापमान अभी 45 से 48 डिग्री पड़ रहा है। जहाँ तक अनुमान लगा जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि पिछले साल 55 डिग्री यहाँ तापमान रहा था, इस बार भी 55 से अधिक होने की संभावना है। आइए अब आपको बताऊं क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट इस गर्मी को लेकर, कब तक पड़ेगी और कितनी गर्मी पड़ेगी। देश भर में इन दिनों अप्रैल में ही मई जून वाली गर्मी पड़ रही है। लग रहा है सूरज और ज्यादा करीब आ गया है, ऐसी गर्मी। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने लगा है और हवा के दबाव में बदलाव के कारण इतनी गर्मी हो रही है। इंसानों से पैदा हो रही ग्रीन हाउस गैसों से भी तापमान बढ़ रहा है, जिससे छोटी छोटी गर्म हवाओं की लहरें भी बहुत लंबी हो रही। जबकि इस समय दुनिया के ज्यादातर दूसरे इलाके ठंडे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के कारण भारत में लोग दिन में घरों से निकलने में डर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गर्मी के पीछे हीट डोम वजह है, जो गर्म हवा को ऊपर उठने से रोककर जमीन पर ही कैद कर देती है और इससे धरती पर तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है और पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण भीषण गर्मी हो रही है। यह है वजह। सुनिए जरा मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, कब तक राहत मिलने की उम्मीद है। हमारा अनुमान यह है कि आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा, जिसका आज में जल्दी असर हिमालयन में देखा जाएगा, जिसके कारण जो हीट वेव है वो कल से इम्प्रूव हो जाएगा। हिमालयन में भी आज भी एक्टिविटी हो जाएगा और प्लेन्स में भी जो मेजर हीट वेव का हमारा है वो आज के ही लिए ही है। इवन एनसीआर दिल्ली के लिए बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी अभी जो टेम्परेचर्स हैं कल और परसों से लेके 42 टू 44 डिग्री चल रहे हैं। आज भी ऐसा रहने का अनुमान है, लेकिन कल से हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी या क्लाउडी एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। फिर क्या है कि जो टेम्परेचर्स में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। वो साथ बीजेपी के साथ, यानी वो साथ जिन्होंने पार्टी छोड़ी अब वो बीजेपी के साथ हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत विरोध प्रदर्शन किया राघव चड्ढा एंड टीम के खिलाफ।
लेकिन आज जो बात निकलकर सामने आई, आम आदमी पार्टी चाहती थी इन सांसदों की सदस्यता चली जाए। राघव चड्ढा समेत 7 आम आदमी पार्टी के सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। अब आपको बताऊं कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है। अब ये सारे सांसद बीजेपी में हैं और इन पर कोई एक्शन नहीं होगा, यानी इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज बड़ा फैसला किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी दे दी। राज्यसभा की वेबसाइट पर भी इन सांसदों को बीजेपी का दिखाया गया है। ये 7 सांसद हैं: राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह और विक्रमजीत साहनी। इनमें से 6 पंजाब से सांसद हैं, वहीं स्वाति मालीवाल दिल्ली से सांसद हैं। सभापति के फैसले से राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद बचे। वहीं राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या हो गई है 106 से बढ़कर 113। 24 अप्रैल को राघव चड्ढा 2 दूसरे सांसदों के साथ सामने आए थे और 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। राघव चड्ढा ने दावा किया था कि उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा में आपके 2/3 से ज्यादा सांसदों ने दल बदला था। हालांकि 26 अप्रैल को संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति को याचिका दी और आपके 7 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की, लेकिन अब सभापति ने 7 सांसदों के फैसले पर मुहर लगा दी है। तो अब आधिकारिक रूप से सांसद बीजेपी के हो गए। सुनिए जरा सियासतदानों से। मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते? राघव को इस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था, वो जा सकते थे, उनको इसका पूरा हक है। मगर आप कंपनी के अंदर भी नौकरी बदलते हैं तो 3 महीने का नोटिस देते हैं। मैं जिस कंपनी को छोड़ता हूं उसको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र नहीं करता। आपको संभल नहीं रहा है और आप अपने को संभाल नहीं पा रहे हो, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो इसलिए इसको जो है वो हम किसी भी तरह का डिफेक्शन नहीं कहते, बल्कि डिवीज़न कहते हैं। शुद्ध रूप से ये जो है वो डिवीज़न का केस है, और जब डिवीज़न होता है तो उसका कोई रिवीजन नहीं होता। ये एक तरफा फैसला हुआ है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हुआ है। हमारी पिटीशन को जब तक फैसला नहीं होता तब तक कहीं ना मर्जर हो सकते हैं, और इवन वो तो पूरी तरीके से उनकी मेंबरशिप रद्द होनी चाहिए। ये वो नींव के पत्थर थे सातों, जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय में अन्ना हजारे के आंदोलन में हाथों में राष्ट्रीय ध्वज पकड़कर केजरीवाल साहब का साथ दिया था। अब आपको बताऊं, केजरीवाल और सांसद, एक ये बवाल, एक और बवाल है। केजरीवाल दरअसल हाईकोर्ट गए थे और चाहते थे कि जस्टिस स्वर्ण कांता उनका केस ना सुने। केजरीवाल को मौका दिया गया कि वो आकर अपनी दलीलें रखें। केजरीवाल ने दलील भी रखी है, लेकिन अब देखिए केजरीवाल ने क्या कहा है। आज वीडियो जारी किया उन्होंने, हाईकोर्ट के खिलाफ केजरीवाल की मोर्चाबंदी। कोई व्यक्ति, मैं जस्टिस स्वर्ण कांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। अब आपको बताऊं, दरअसल केजरीवाल को फिर आपत्ति किस बात को लेकर थी। शराब घोटाले केस में दिल्ली के पूर्व सीएम हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे और ना ही केजरीवाल की ओर से अदालत में कोई दलील रखेगा। यह ऐलान खुद अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय की उम्मीद नहीं है। दिल्ली के पूर्व सीएम ने जस्टिस स्वर्ण कांता को लेटर भी लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने बापू के सत्याग्रह के रास्ते को अपनाने का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा उनके दोनों बच्चे केंद्र के वकील के पैनल का हिस्सा हैं और देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों बच्चों को केस देते हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता के बेटे को 2023 से 25 के बीच 5,904 केस मिले। पैनल में करीब 700 वकील हैं, लेकिन उनके बेटे को सबसे ज्यादा केस मिले। जस्टिस स्वर्ण कांता आरएसएस विचारधारा से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में गई हैं, यह आरोप केजरीवाल ने लगाए। दरअसल शराब घोटाले में निचली अदालत ने सभी आरोपियों को बरी किया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की।
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस की सुनवाई कर रही। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को केस से हटाने की याचिका लगाई थी और केजरीवाल ने खुद इस केस की पैरवी की, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा, मैं इस केस से खुद को अलग नहीं करूंगी। अब आपको जस्टिस स्वर्णकांता के बारे में बताऊं। 24 साल की उम्र में वो मैजिस्ट्रेट बन गई। 35 साल की उम्र पूरी करते ही सेशन जज बन गई। 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय की जज बनी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। कॉलेज की सर्वश्रेष्ठ छात्रा रही हैं। 2025 में पीएचडी की डिग्री हासिल की और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। न्यायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमेशा सक्रिय रही हैं। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। आपने उच्च न्यायालय में अपील की थी, अपील अस्वीकार कर दी गई, तो आपको अदालत के सामने पेश होना चाहिए। लेकिन अब आप राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, आप बहाने बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आपको समझना होगा कि आप दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और तीनों बार आपने संविधान की शपथ ली है, लेकिन आज जो आप कर रहे हैं वो संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। सिस्टम में अगर कोई इस तरह की खामी है और पूरे देश का विश्वास जुडिशरी पर बनाए रखने के लिए अगर उन्होंने इस तरीके का कदम लिया है, गांधी जी के रास्ते को अपनाया है, सत्याग्रह के रास्ते को अपनाया है, तो मुझे जरूर लगता है कि इसमें कोई अच्छी रोशनी निकल के आएगी, इसका कोई अच्छा समाधान निकल के आएगा और कम से कम देश के लोगों का जो विश्वास न्यायपालिका पर है वो इससे और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा। केजरीवाल को अपना भी जो भी लीगल रेमेडी है उसको अवेल करनी चाहिए थी और ये लेटरबाजी ठीक नहीं है किसी जज के साथ करना, और किसी भी जज को इस तरह के लेटर को लेकर के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जरूर इनिशिएट करनी चाहिए कि क्योंकि कोई भी कॉरेस्पोंडेंस का प्रोसीजर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जज के साथ नहीं किया है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और किताबों के बोझ से आप भी जूझ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। देखिए जरा, स्कूल की प्रिंसिपल मैडम अभिभावक को, एक माता जी आई हैं बच्चों की, उन्हें डांट रही हैं। मैं सुन रही, तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। कानून नहीं कर सकता, पढ़ाना नहीं आता, 4 इकट्ठे हो गए तमाशा करने के, भागो यहाँ से। You shut up! You shut up! Shut up! मैं बिल्कुल प्यार से। You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। बस कीजिए। You shut up! Shut up! बच्चे लाके दीजिए प्लीज, बचाइए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से बच्चे, हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो हमने ये कोर्स खरीदा। You shut up! Shut up! कोर्स खरीदा। Shut up! You shut up! You shut up! You shut up! Shut up! You shut up! Shut up! You shut up! Shut up! Shut up! मैडम स्कूल की प्रिंसिपल हैं और जिसे शटअप करवा रही हैं वो स्कूल के ही एक बच्चे की मां है। बाप रे बाप, प्रिंसिपल मैडम का गुस्सा तो देखिए, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है। रक्त का दबाव यानी ब्लड प्रेशर ऐसा कि वो भूल चुकी हैं कि उनके सामने उनके माथत काम करने वाला कोई कर्मचारी नहीं बल्कि फीस भरकर उनके अपने बच्चे को पढ़ाने वाली एक मां है। माफ कीजिए, ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल मैडम को कुछ याद नहीं या फिर पैसा समझ में नहीं आता। उन्हें सब समझ में आता है, सब याद भी है, बस ये याद नहीं कि वो एक टीचर हैं, बस ये याद नहीं कि छात्रों के प्रति, समाज के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन्हें बस ये याद है कि वो टीचर से ज्यादा कारोबारी बन चुकी हैं। आपने प्रिंसिपल का बर्ताव देखा, किस तरह का वो बर्ताव कर रही हैं अभिभावक से।
वो क्या बच्चों को सिखाएंगी कि कैसे अपने से बड़ों का और लोगों का सम्मान करें। अब देखिए पूरा बवाल किस बात को लेकर है। जिस वीडियो ने बवाल मचाया, हरदोई के न्यू सनबीम स्कूल का वीडियो है ये। घटना 24 अप्रैल की है, जब अंश अपनी पत्नी के साथ शिकायत करने पहुंचे थे। दरअसल उनकी बेटी अलीशा वर्मा इस स्कूल में यूकेजी की छात्रा है। काफी समय से अलीशा को स्कूल में होमवर्क नहीं दिया जा रहा था। माता पिता का आरोप है कि उन्होंने स्कूल से महंगी कॉपियां नहीं खरीदी। स्कूल उन पर 1200 रुपए में 4 नोटबुक खरीदने का दबाव बना रहा था। इसलिए स्कूल में टीचर ने बच्ची को पढ़ाई का काम देना बंद कर दिया। माता पिता प्रिंसिपल से कॉपियां खरीदने के लिए कुछ समय मांगने पहुंचे कि 1200 रुपए एकदम से 4 नोटबुक के लिए कहां से इंतजाम होगा, कुछ वक्त दे दीजिए। लेकिन इस बात को सुनते ही प्रिंसिपल बच्ची के माता पिता पर भड़क गई। उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बच्चे का नाम काटने तक की धमकी दे दी। करीब 1 मिनट तक लगातार प्रिंसिपल माता पिता से बदसलूकी करती रही। हालांकि इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और फिर उसे पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तो इस बदसलूकी पर प्रशासन ने कार्रवाई की। जांच के लिए बीएसए ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। स्कूल में प्रिंसिपल के साथ ही टीचर और बच्चों के भी बयान दर्ज हुए। जांच के लिए स्कूल में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी कब्जे में ले लिया गया और मामला जब ज्यादा बिगड़ा तो प्रिंसिपल मैडम गलती पर माफी मांगने लगी हैं। हालांकि उनका कहना है कि परिवार फीस कम करने का दबाव बना रहा था और अपने फायदे के लिए साजिश के तहत वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित और प्रिंसिपल। मैं न्यू सनवी स्कूल में गई थी। मेरी बेटी का नाम अलीशा वर्मा है, वो यूकेजी में पढ़ती है। मैंने कोर्स खरीदा है उसका, उसमें कॉपी भी आई है, लेकिन वो अब कॉपी रिजेक्ट कर दी गई है। मैम कह रही हैं कि कॉपियां स्कूल से ली जाएंगी, उसी में वर्क दिया जाएगा बच्चों को और इसके अलावा कोई वर्क नहीं दिया जाएगा। तो मैं मैम से यही बात करना चाहती थी, लेकिन मैम ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। स्टूपिड, ब्लडी फूल और पता नहीं ना जाने क्या क्या गवार औरत यहाँ चली आती हैं, लिपस्टिक लगा के चली आती हैं, ऐसा वैसा, मतलब बहुत ज्यादा ही बदतमीजी से उन्होंने मेरे साथ बात की है। 24 तारीख को वैक्सीनेशन था। उसमें एक पेरेंट जो वीडियो में दिख रहे हैं, इन्होंने हमारी टीचर्स के साथ में जो वीडियो में भी है 3 घंटे तक उनको हैरेस किया, परेशान किया। टीचर ने कंप्लेंट की, मैंने इनको डांटा, मेरे हस्बैंड को रूम में ऑफिस में लेके आए, उनको समझाया कि आप चले जाइए, कल बात करते हैं। प्रकरण इनका मेन फीस के लिए की था, क्योंकि जो शिकायत कर रही हैं उन्होंने सिर्फ 500 रुपये दिए हैं, कोई पैसा नहीं दिया है। फीस देना नहीं चाहती थी। मैंने कोई बात नहीं, आप कल आइए। ऐसे करते करते बहुत सारे पेरेंट्स इकट्ठे हो गए। उधर मेरे पास एक खबर आई कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, एक बच्ची बेहोश हो गई। मुझे वहाँ जाना था, तब मैं चिल्लाई इनके ऊपर और चिल्ला के मैं, जो मेरी गलती है, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाता, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। सो सॉरी। सारे एंगल से हम लोगों ने जांच की और कमियां पाई गई हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने स्वीकारा भी है कि हमसे गलती हुई है। हालांकि ये बड़ी बात है, उन्होंने स्वीकार लिया है कि हमसे गलती हुई है। लेकिन अगर परिसर में इस तरह की गलती हो रही हैं या आगे भी ना हो, इसके लिए हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। अब देखिए जरा, प्रिंसिपल का ये वीडियो वायरल हुआ, अभिभावकों में भी गुस्सा है क्योंकि वो भी इस तरह की परेशानियों से रोज जूझते हैं। तो देखिए लोग सड़कों पर आ गए। मैडम के गुस्से पर बवाल मच गया और प्रदर्शन होने लगा। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने डीवीआर जब्त किया है, सीसीटीवी की सारी रिकॉर्डिंग इसी में। क्यों क्या निकाल रहे हो? और अब आपको बताऊं कि स्कूल में किताबों को लेकर ये पहले से बवाल रहा है कि स्कूल में किताबों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभिभावकों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है किताबें खरीद पाना। हालत यह है कि निजी स्कूल जानबूझकर प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगवाते हैं। वो किताबें एनसीईआरटी के मुकाबले 10 गुना तक महंगी होती हैं और हर क्लास के लिए किताबों का एक पूरा सेट तैयार किया जाता है, जिसमें एनसीईआरटी के साथ साथ प्राइवेट पब्लिशर्स की भी किताबें होती हैं। सच ये है कि एनसीईआरटी की किताबें सस्ती होती हैं और प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें महंगी होती हैं। प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें एनसीईआरटी से 10 गुना ज्यादा महंगी होती हैं। किताबों का पूरा सेट 2500 से लेकर 10,000 तक का होता है। बच्चों को किताबों की लिस्ट नहीं दी जाती है ताकि कहीं वो बाहर से ना खरीद लें किताबें। छात्रों को
स्कूल से ही किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। किसी भी छात्र को 1 या 2 किताबें नहीं बल्कि पूरा सेट दिया जाता है और कई स्कूलों में सामान्य ज्ञान के नाम पर भी किताबें चलाई जाती हैं। किताबों के साथ नोटबुक और स्टेशनरी भी स्कूल से ही लेना होता है। हाल में इसको लेकर एनएचआरसी ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने पूछा है कि कक्षा 8 तक का सिलेबस तय मानकों से अलग क्यों है आखिर। तो ये हकीकत है और मां बाप हर साल जब किताबें लेनी होती हैं 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 तक की किताबें खरीदते हैं। तो इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखिए क्या है खास, एक साथ कई काम करने से अक्सर हमारा ध्यान टूट जाता है और हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं और फिर ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ते हैं। ऐसी हालत में क्या करें?